गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग क्लास में आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग। कमेंट करके बताइए सभी को मेरी वॉइस क्लियर जा रही है, मेरी वॉइस अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है और स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर है। गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग। सारे लोग आ जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग की प्रिपरेशन सही चल रहा है, तैयारी सही से चल रही है। जो भी पिछले क्लास में पढ़ाए गए हैं सभी लोग प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप एक ही मटेरियल जितने बार रिवीजन करोगे आपके दिमाग में वो टॉपिक उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी देता है, घुमा फिरा कर भी देता है, लेकिन अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल लोगे। क्लियर है सभी को? सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, गुड इवनिंग। आगे सारे लोग आ गए क्लास में? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम पिछली क्लास में जो ये हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ये जो सब्जेक्ट चल रहा है इसमें हमने चैप्टर 11 जो हृदय की समस्याएं हैं ये चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया। इसी चैप्टर में हम आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक में हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया। ठीक है, वो है एनीमिया। ठीक है, अब आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि एनीमिया के बारे में आप लोग क्या जानते हो सभी लोग, क्योंकि ऐसा तो ये है नहीं कि आपने पहली बार सुना है। एनीमिया इतना कॉमन प्रॉब्लम है जो हर लोग को पता होगा कि एनीमिया क्या होता है। कमेंट करके बताइए एनीमिया क्या होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे एनीमिया के बारे में, एनीमिया क्या होता है। थोड़ा और डार्क कलर लेती हूँ। बताइए, कमेंट कीजिए एनीमिया क्या होता है। सारे लोग बताएंगे एनीमिया के बारे में। कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं खून की कमी होती है। ठीक है, कोई बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन जिसमें कम हो जाता है। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और हम जब बोलते हैं कि ब्लड कम हो गया है शरीर में, तो ये ब्लड नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, अब समझिए आप लोग कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ बताती हूँ कि जैसे कि आपके पास ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या हो गया, ब्लड वेसल हो गया। ठीक है, इस ब्लड वेसल में बहुत सारे ये ब्लड हो गए। ठीक है, इसमें हो गया ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये मान लीजिए आरबीसी है। ये क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मानकर चलिए ब्लड में तो ब्लड सेल्स होते ही हैं। अभी इन ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लाखों करोड़ों
क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और फिर उसको शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन। बात क्लियर हुआ। हीमोग्लोबिन के बारे में ये समझिए कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट है, एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे शरीर में जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को ढोता है और जो भी चीज़ ऑक्सीजन को ढो रहा है वो समझिए कि हमारे ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन का जी नहीं सकते हैं। हमारे सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण, जो एटीपी बनता है, ऊर्जा बनता है, इस ऊर्जा का निर्माण ही होता है ऑक्सीजन से और जो हम ग्लूकोज लेते हैं उससे। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ही जरूरी है। और ऑक्सीजन को ढोने का कौन काम कर रहा है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका हीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये इस आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये जो आपको आरबीसी दिख रहा है, इस आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इससे क्या लॉस होगा? इससे क्या लॉस होगा बताइए आप लोग? इससे लॉस होगा कि जो ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू ले रहे हैं शरीर में, वो हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हमने जो सांस लिया है, ऑक्सीजन जो लिया है, वो हमारे फेफड़े से हमारे शरीर के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पकड़ने वाला जो एक पिगमेंट है, एक जो कंपाउंड है हीमोग्लोबिन, उसकी मात्रा कम हो गई है। ठीक है, इसीलिए जब ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में तो इंसान का पूरा एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, वीकनेस आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा और अगर बहुत सीवियर हो गया तो एट द एंड डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को बिल्कुल एवरेज और इवन थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटेन करके रखना है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इस पूरे कंडीशन को ही हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा बीमारी कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया क्या होता है? जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है और इसके कमी होने के वजह से जो ऑक्सीजन ढोने की कैपेसिटी है हमारे शरीर के अंदर, हर कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो शक्ति होता है, वो कम हो जाता है ब्लड में और इंसान को कमजोरी, थकान, चक्कर आना, शरीर पूरा पीला पड़ने लगना, इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? किन्हीं को भी कोई डाउट, किसी तरह की कोई परेशानी? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है।
तो एनीमिया और हीमोग्लोबिन सब समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम पैराग्राफ को थोड़ा रीड करते हैं। देखिए, एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी होना। क्या होना? शरीर में खून की कमी होना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है। ठीक है, जो हम हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, उसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट लिखता है HB करके शॉर्ट में, हीमोग्लोबिन परसेंटेज में। ठीक है, किसी का 9.5, किसी का 10, किसी का 11, किसी का 12, किसी का 15, इस तरह से हीमोग्लोबिन को ब्लड टेस्ट के थ्रू मापा जाता है। और जब हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है तो उससे पता चलता है कि शरीर के अंदर खून की मात्रा कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो हम उसे एनीमिया कंसीडर करते हैं, हम उसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब चलिए, यहाँ पर बताया कि जो मेल होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है वो 13 to 16 होता है। 13.2 to 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे कि नॉर्मल मेल मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल, ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन मेल, पुरुषों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? क्या बताओगे आप लोग? आप लोग बताओगे नॉर्मल होता है 13.2 to 16.6। अब आपसे एग्ज़ाम में एक और पूछ सकता है, इसका SI यूनिट मतलब यूनिट क्या होता है मेज़र करने का, किस इकाई में हम मापते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो इसको हम मापते हैं ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये याद रहेगा, इसको हम किस इकाई में मापते हैं? ग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल में नॉर्मल कितना होता है? 13.2 to 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर यूनिट पूछता है कि कौन से यूनिट में मापा जाता है, तो इसका यूनिट होता है हीमोग्लोबिन को मापने का ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 1 लीटर में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है। क्लियर है सभी को? सभी लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, अब हम फीमेल का देखते हैं। फीमेल में नॉर्मल कितना होता है? 11 to 15, 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल होता है। आप लोग सभी बताइए, ब्लड टेस्ट करवाए हैं आप लोग? नॉर्मली ऐसे यूजुअली हॉस्पिटल में कभी जाकर ब्लड टेस्ट करवाइएगा, अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर देखना है, ज़रूर चेक करना है कि नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके शरीर में कितना खून है, उसकी मात्रा हमें 6 मंथ पे देखना चाहिए, 3 मंथ पे देखना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे होता है 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। याद रहेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है फीमेल में कितना होता है? 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एनीमिया का अर्थ दिया है कि शरीर में खून की कमी होना, ये तो हमने पहले ही देखा। इसके अलावा है कि यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर
उनके निर्माण की दर से अधिक होता है। लाल कणों यानी रेड ब्लड सेल्स। अब कह रहा है ये, इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, कहता है कि शरीर में जितना बन नहीं रहा है आरबीसी, अगर उससे ज़्यादा ही नष्ट हो जा रहा है, तो जब शरीर में जो कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन को, जो ढो रहा है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, अगर वही नष्ट हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बात सिंपल सी है। और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कह देंगे। ठीक है, यही तो बोला कि आरबीसी की मात्रा जितना बन नहीं रहा है शरीर में उतना खत्म हो जा रहा है, तो खत्म होने के कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो इसके अंदर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कह देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट ये? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलें। देखिए, कहता है किशोरावस्था और रजोनिर्वित के बीच की आयु में एनीमिया सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो प्यूबर्टी टाइम होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो ब्लीडिंग, शरीर से ब्लड बहुत लॉस होता है। ठीक है, ब्लीडिंग होता है। तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है शरीर में, आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा और पर्सन को एनीमिया के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलिए, भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। कितना खराब स्थिति, आप समझिए, 80%, 80%, कितना बड़ा एक नंबर है, एक परसेंटेज है 80%। और इतना भारत में इतने सारे लोग एनीमिया से पीड़ित हैं, क्योंकि आप देखना किन्हीं का 11 to 15 नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन। अभी भी आप टेस्ट करवाओगे, हम ही सब में कितने लोगों को, मतलब बहुत कम लोगों का मतलब एवरेज नॉर्मल होगा 11 से 15, सभी का होगा 9, 10, बस इतना ही, 9, 10, 8, 9, 10, यही सबका होगा। आई एम श्योर, क्योंकि हम लोग, मतलब हमारी इंडिया में ना डाइट पे हम लोग ध्यान नहीं देते, खाने पे ध्यान नहीं देते, स्पेशली गर्ल्स, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सभी को। अब से देखिए, आज हम लोग एनीमिया पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग को अब अपने लिए भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, और हेल्दी डाइट लेना चाहिए। चुकंदर हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, जो नॉनवेज खाते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो दूध पीजिए, पनीर खा सकते हो आप। ठीक है, अगर इतना भी नहीं है तो चुकंदर खाओ, हेल्दी डाइट, पालक वगैरह लो, तो शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन खाना अच्छे से है। तो एक्चुअली हम लोग सभी एक ही कैटेगरी के हैं, वी डोंट केयर अबाउट आवर सेल्फ, आवर हेल्थ। तो दिस इज़ अ बिग इशू इन द इंडिया। 80% से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी 80% में ही आ रही हूँ, बिकॉज आई फील सो एनीमिक समटाइम। सॉरी टू शेयर यू ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग को भी अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये एक बड़ा परसेंटेज है जो कि इंडिया में आपको पूछ सकता है एज अ जनरली कि इंडिया में कितने % लोग हैं जो एनीमिक हैं, एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ बिग एक नंबर, 80%। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अब चलते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं को बढ़ते शिशु के लिए भी रक्त निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, गर्भवती में सभी को पता है कि गर्भवती महिलाएं जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को खून देती हैं, ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचाती हैं, तभी तो बच्चे का पूरे अच्छे से डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पॉइंट है कि एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। इसके कारण महिलाओं को अन्य बीमारियां होने की संभावना और बढ़ जाती है। ठीक है, एक्चुअली एनीमिया क्या है? एक गंभीर बीमारी है,
और ये बीमारी अगर जिस किसी को भी हुआ, जिस किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो हीमोग्लोबिन जब कम होगा शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, ताकत कम मिलेगा, ऊर्जा कम मिलेगा, तो बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब छोटा मोटा कोई भी पैथोजन आएगा शरीर में एंट्री करेगा, तो उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हमारे शरीर के पास उतना ऊर्जा नहीं रह पाएगा, उतना ऊर्जा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रक्त की कमी होने से, खून की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम हो गया। और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा एक सेल से दूसरे सेल तक? हमारे फेफड़े से हमारे शरीर के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? और जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा तो फिर बाहर से आए हुए पैथोजन से कोई फाइट नहीं कर पाएगा और शरीर में और भी बीमारियां होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ठीक है। इसके बाद है कि एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को की प्रसव के दौरान मरने की संभावना सबसे अधिक होती है। जो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर अपने डाइट को, अपने हेल्थ को कंट्रोल नहीं किया, अपने मतलब हेल्थ को सही से मेंटेन नहीं किए, ध्यान नहीं दिए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जब डिलीवरी होता है, लेबर होता है, तो उस टाइम में बच्चे के डिलीवरी के साथ जितना ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग होने के वजह से शरीर शॉक में चला जाता है मदर का और डेथ हो जाता है। ठीक है। मदर का जो बॉडी है डिलीवरी के टाइम में क्या हो जाता है? शॉक में चला जाता है। शॉक में, क्योंकि शरीर में खून की कमी हो गई, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है और मदर की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइट का, ब्लड का, क्योंकि बच्चे को जा रहा है। अब जब आपका एक तो अकेला शरीर जब है तब तो इंसान एनीमिक तो रहता ही है। अब जब प्रेगनेंसी हो तब उस टाइम तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना। शरीर में खून रहेगा तभी बच्चे का सही से पोषण होगा, बच्चे को सही से डेवलपमेंट होगा और डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड दोनों हेल्थी होंगे। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम में अपनी हेल्थ को, अपने स्पेशली ब्लड वगैरह को अच्छे से मेंटेन रखना होता है, हीमोग्लोबिन ये सबको। ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट चलिए अब हम समझेंगे लक्षण। अब हम क्या देखेंगे? लक्षण। कैसे, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके वजह से एनीमिया, मतलब एनीमिया में कौन कौन से लक्षण हमें दिखते हैं। जिस किसी को भी अगर एनीमिया होगा तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? पहला है त्वचा का सफ़ेद दिखना। पहला क्या है? त्वचा का सफ़ेद दिखना, मतलब पूरा शरीर उजला जैसा दिखेगा। ब्लड रहता है तब तो हल्का पिंक जैसा रहता है बॉडी। ठीक है। लेकिन अगर ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो शरीर सफ़ेद दिखेगा, उजला दिखेगा। इसके अलावा जो जीभ, नाखून और पलकों के अंदर सफ़ेदी दिखेगी, हर जगह वाइटनेस दिखेगा। ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड। ठीक है। ब्लड की कमी के वजह से पूरा शरीर और जीभ, नाखून और पलकों के अंदर भी उजला दिखाई देगा। इसके अलावा कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट होगा। उसका पैर पूरा झिनझिनी, मतलब कह सकते हैं झंझनाहट टाइप का, और थकान रहेगा, चक्कर आएगा। ठीक है। तो ये सारे कंडीशन एनीमिया में देखने को मिलता है। चक्कर आएगा विशेषकर लेटकर एवं बैठकर उठने में। जब अचानक से लेटे हुए हैं और अचानक से उठते हैं, उस टाइम पूरा अजीब सा चक्कर आएगा। अगर बैठे हुए हैं और खड़े हो रहे हैं तो उस टाइम पट से इंसान गिर जाता है। तो एनीमिया ऐसा कंडीशन है। ठीक है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी से बेहोश होता है इंसान, सांस फूलने लगता है, हृदय की गति तेज हो जाती है और चेहरे और पैरों में सूजन दिखाई देता है। ठीक है। शरीर में अगर खून की कमी होगी तो उससे बहुत पूरे बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, पूरा बॉडी सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। शरीर में खून की कमी से
चेहरे और पैरों में सूजन आने लगता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया लक्षण कौन कौन से दिखाई देंगे? लक्षण दिखाई देंगे जैसे कि त्वचा का सफ़ेद दिखना, दूसरा जीभ, नाखून और पलकों के अंदर सफ़ेदी, तीसरा है कमजोरी एवं बहुत थकावट, इसके बाद है चक्कर आना, जब स्पेशली सोकर उठते हैं या बैठकर उठते हैं तो बेहोशी आएगा, सांस फूलने लगेगा, हृदय गति तेज हो जाएगा, चेहरे और पैरों में सूजन दिखाई देगा। ठीक है, लक्षण क्लियर हो गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब एनीमिया होता है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, थकावट आ रहा है, थकावट, सांस फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगा और चक्कर आएगा, पूरा शरीर कैसा होगा? उजला दिखेगा, वाइटनेस रहेगा। ठीक है, बिना क्रीम पाउडर का बिना क्रीम पाउडर का एनीमिया के कंडीशन में पूरा बॉडी, फेस, चेहरा, आँख, नेल सारा कुछ वाइट दिखेगा। ठीक है, तो ये सही बात नहीं है, प्लीज़ डोंट अप्लाई इन योर लाइफ। सारे लोग अच्छा डाइट लीजिए, एनीमिक नहीं बनना है हमें, आउट ऑफ 80% बनना है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़े। ठीक है, अब हम समझेंगे कारण। अब हम समझेंगे क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके वजह से कोई भी इंसान एनीमिक होता है, एनीमिया से सफ़र करता है। ठीक है, चलिए, पहला कारण है कि सबसे प्रमुख कारण लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन न करना। ठीक है, ऐसे हमें आयरन वाले फूड लेने चाहिए, लौह तत्व लेने चाहिए आयरन जिसमें हो, जैसे कि हमारा पालक हो गया, गाजर हो गया, साग सब्जी हो गए, दूध हो गया। ठीक है, और जो मतलब कई तरह की चीज़ें जिसमें आयरन होता है उस तरह की चीज़ों को हमें सेवन करना चाहिए। तो अगर इसकी कमी है, अगर इसका सेवन नहीं हो रहा है तो इंसान को फिर एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है मलेरिया के बाद जिससे लाल रक्त कण नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान को एनीमिया हो जाएगा। तो मलेरिया भी एक कारण बन जाता है एनीमिया होने का। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी कारण रक्त में अगर कमी हो गया, जैसे कि शरीर से खून निकल गया दुर्घटना में, चोट में या घाव, ये सब से अगर बहुत ज़्यादा अधिक खून बह गया है तो शरीर में खून की कमी से ही एनीमिया होता है। ठीक है, इसके अलावा शौच, उल्टी, खांसी, ये सब के साथ अगर खून निकल रहा है शरीर से तब भी एनीमिया होगा। किसी भी अगर तरह से शरीर से खून निकल रहा है तो वो एनीमिया करेगा। इसके अलावा है माहवारी से अधिक मात्रा में खून आना। माहवारी यानी पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स में होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, माहवारी हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंसान को एनीमिया होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, एनीमिया होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसके अलावा है पेट के कीड़ों व परजीवियों के कारण खूनी दस्त लगना। ठीक है, पेट में अगर जैसे क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं,
कहते हैं ना पेट में कीड़ा पड़ गया, तो कीड़ा अगर लग जाता है तो क्या करेगा, इंटेस्टाइन को इंजरी करेगा, हमारे आंतों को इंजरी करेगा, और इस आंत में फिर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा, खून निकलेगा, और वो खून हमारे स्टूल के साथ जो पॉटी है उसके साथ बाहर निकलेगा, जो हम कहते हैं खूनी दस्त। तो इससे भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है सभी को? इससे भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चलती हूँ, इसमें है पेट के अल्सर से खून आना। जो स्टमक होता है ना उसमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये जो स्टमक है इसमें ये है स्टमक, पेट जिसको कहते हैं स्टमक। इसमें क्या हो जाता है, अगर अल्सर होता है, कौन सा अल्सर होता है इसमें, पेप्टिक अल्सर होता है, इसमें पेप्टिक अल्सर होता है। अगर पेप्टिक अल्सर हो जाता है, अल्टर नहीं, ये पढ़ लीजिएगा, ये अल्सर है, ठीक है। तो अल्सर अगर हो जाता है, तो अल्सर जब होता है, जख्म जब बनता है, तो यहाँ से खून निकलेगा, ब्लीडिंग होगा, और इससे भी एनीमिया होता है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? क्या क्या कारण थे, फिर से रिवीजन कर लूँ। देखिए, सबसे प्रमुख कारण है कि लौह तत्व की चीज़ों का मात्रा हमारे खाने में कम होना, कम सेवन करना। दूसरा बात है मलेरिया। तीसरा बात है अगर एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया और शरीर से खून निकल गया, तब भी एनीमिया होगा। अगर शौच से उल्टी, खांसी ये सब के साथ खून निकल रहा है, तब भी शरीर में एनीमिया होगा। इसके अलावा माहवारी यानी पीरियड्स के टाइम में खून बह रहा है, तब एनीमिया होगा। पेट में अगर कीड़े पड़ गए हैं तो उससे खूनी दस्त निकलेगा, और स्टूल के साथ, यानी कि स्टूल किसको बोलते हैं, पट्टी को बोलते हैं, तो उसके साथ जब ब्लीडिंग आएगा, ठीक है, तो उससे भी एनीमिया होगा। इसके अलावा अगर पेट में अल्सर बन गया तो उससे भी खून निकलेगा और एनीमिया होगा। ठीक है बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे कारण कमेंट करके बताइए, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे एनीमिया होगा। कमेंट कीजिए, पॉइंट्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से एनीमिया होता है। सारे लोग कमेंट करेंगे। चलिए बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या बता रहे हैं आप लोग? जैसे आप लोगों ने बताया कि अगर लौह तत्व की कमी हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, वीक नहीं है मतलब क्या बताऊं, आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन तत्व अगर हम सेवन नहीं करेंगे तो आयरन एलिमेंट, ठीक है, लौह तत्व। दूसरी बात, वॉमिटिंग से अगर निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इंजरी हो गया, कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर से खून बह गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जब ब्लीडिंग हो जाएगा तो उससे, ठीक है, यही सारी चीज़ों से अगर शरीर से खून का लॉस होगा, ब्लड का लॉस होगा, तो इस कंडीशन में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में क्या बताए कि जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब आरबीसी नष्ट होगा फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन में एनीमिया होता है। क्लियर है सभी को? कारण समझ में आ गया, लक्षण देख लिया हमने, बहुत सारा हमने मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं एनीमिया में, ठीक है, जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारों से मतलब जो भी बताया जा रहा है आपको थ्योरी के रूप में, तो इनसे ही आपको क्वेश्चन बनेगा, इसी से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है।
नॉर्मल लेवल पूछेगा, एनीमिया के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और सिम्टम में ऑप्शन दे देगा, 3 अलग देगा, एक एनीमिया वाला ऑप्शन देगा, ठीक है। उसी तरह कारण पूछ सकता है। फिर अगर जिन किसी को अभी तक अगर मलेरिया के बारे में नहीं पता होगा कि मलेरिया से एनीमिया होता है, तो वो तो अगर पूछता कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि एनीमिया होता है, ठीक है, अब वो 4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा और एक मलेरिया देगा। तो अगर जिनको नहीं पता होगा तो वो तो मलेरिया नहीं करके आएंगे टिक। इसी वजह से यहाँ से भी आपको हर जगह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया जा रहा है इसको भी अच्छे से कवर करना है, रोज क्लास के बाद रिवीजन करना है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम चलते हैं उपचार तथा रोकथाम, ठीक है। कहने का मतलब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट, उपचार एंड रोकथाम का यानी प्रिवेंशन। क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, उपचार तथा रोकथाम। इसमें देखिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, अगर एनीमिया मलेरिया या परजीवी कीड़ों के कारण हो तो सबसे पहले इसका इलाज करेंगे, तभी हम रोक सकते हैं एनीमिया होने से। अगर कीड़ा के वजह से खून निकल रहा है शरीर से तो पहले तो कीड़ा वाला दवा दे दो, मेट्रोनिडाजोल होता है, एल्बेंडाजोल होता है, ठीक है। ये सब ऐसे मेडिसिन होते हैं जो पेट में कीड़े को रोकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के दवा देकर हम ब्लीडिंग को कम कर देंगे, रोक देंगे, और जिससे कि एनीमिया होने से बचाया जा सके। क्लियर है सभी को। या मलेरिया, अगर हाँ जैसे मलेरिया में अगर आरबीसी कम हो जाता है तो मलेरिया को ही हम रोकेंगे ना, मलेरिया को सीवियर होने से रोक देंगे। पहले ही हमने इसमें क्लोरोक्वीन, क्विनोल ये सब देते हैं। इसका स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, क्विनोन्स और क्लोरोक्विन्स, ये देना होता है। तो ये सब मेडिसिन हम देकर ट्रीट करके और कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं और ज़्यादा जटिल होने से रोक सकते हैं, ठीक है। लौह तत्व चीज़ों को देंगे खाने के लिए, जैसे कि पालक में आयरन होता है, ठीक है। तो हम पालक दे सकते हैं, हरा साग सब्जी भी है, वो आसानी से हमारे मार्केट में भी मिल जाता है, तो हम इन चीज़ों को प्रेफर करेंगे पेशेंट को, ठीक है। इससे लौह तत्व जब शरीर को मिलेगा तो एनीमिया नहीं होगा। इसके अलावा विटामिन ए एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ देंगे। विटामिन ए किस में होता है, गाजर, पालक, दूध, इन सब चीज़ों में विटामिन ए होता है। विटामिन सी किस में होता है, जो भी खाद्य पदार्थ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो मतलब खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, ठीक है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। और विटामिन ए किस में है, जैसे पालक, गाजर, दूध, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। सभी को क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों को नियमित रूप से 100 दिन तक लौह तत्व व फॉलिक एसिड की एक गोली रोज रात को खाने के बाद लेनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम में और प्यूबर्टी के टाइम में, जो किशोरावस्था आता है ना, ठीक है, अर्ली एडल्ट, तो उस टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में 100 दिन तक आयरन और फॉलिक एसिड की एक गोली लेनी है खाने के बाद रात को, ठीक है। इससे क्या होगा, शरीर में खून की कमी को बैलेंस किया जाएगा, रोका जाएगा, और फिर एनीमिया से बचाया जा सकता है। आयरन फॉलिक एसिड समझ आ गया।
100 दिन तक लेना है, 1 गोली रोज रात को खाने के बाद। ठीक है, प्रेगनेंसी में तो दिया ही जाता है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है कि जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए, मतलब 2 बच्चों के बीच गैप होना चाहिए। 2 बच्चों के बीच गैप होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स का, 2 साल का, कम से कम 2-2.5 साल का तो होना ही चाहिए। ऐसा होता है कि जो रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में होता ही है प्रॉब्लम कि मतलब 1 साल के अंदर ही दूसरा बच्चा आ जाता है, कंसीव कर लेते हैं, और विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, माँ के हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और बच्चे के हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको प्रॉपर डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ग्रोथ होगा ही नहीं। तो इसीलिए 2 बच्चों के बीच कम से कम 2 या 2.5 साल का गैप होना चाहिए। इस चीज़ को मेंटेन रखना है, इससे एनीमिया को हम कम कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? नेक्स्ट चले। ठीक है, इसके बाद है भोजन के बाद चाय के सेवन से बचें। कभी भी खाने के बाद चाय नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम खाने से पोषक तत्व ले रहे हैं वो चाय पीने के बाद ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमने खाने से, भोजन से पोषक तत्व लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट्स, ये सब नष्ट हो जाते हैं चाय पीने के बाद। इसी वजह से कभी भी खाने के बाद चाय नहीं पीना है। अगर आप में से किसी कोई ऐसा करते हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आज से ही छोड़ना है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं पीना है। अब देखिए, काली चाय या कॉफ़ी पीने से बचें। जो ब्लैक टी हम बोलते हैं ना, ब्लैक टी आज का ट्रेंड है, सो कॉल्ड ट्रेंड, तो ये सब ब्लैक टी, कॉफ़ी, ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक तो इसमें अलग अलग केमिकल्स, कंपाउंड्स होते हैं, कैफीन होता है, जो कि ऐसे ही हमारे प्रॉब्लम करते हैं, हमारे बॉडी के लिए, हमारे आर्टरीज के लिए, ब्लड के लिए। ठीक है, तो ये सब सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा है संक्रमण से बचें और स्वच्छ पेयजल इस्तेमाल करें। शुद्ध पानी पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, शरीर में संक्रमण नहीं होगा तो हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होगा, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हमारे शरीर में फिर ब्लड लॉस नहीं होगा कहीं से, और एनीमिया नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात? इसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में हुकवर्म की काफ़ी मात्रा में है तो नंगे पैर खेतों या ज़मीन पर नहीं चलना है। ठीक है, हुकवर्म क्या होता है? क्या होता है हुकवर्म? केचुआ। जो केचुआ मिट्टी में रहता है ना, चलते रहता है, जब चलो तो खाली पेट चलते हैं खेतों में तो वो अंदर चला जाता है केचुआ, स्किन के अंदर, पैरों के अंदर चला जाता है और फिर वो ब्लीडिंग करता है। ब्लीडिंग जब होगा इंसान को एनीमिया हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचना है, खाली पैर नहीं चलना है। इसके अलावा खाना लोहे की कढ़ाई में पकाएं। कितना अच्छा बात है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से जो लौह तत्व है वो हमें खाने में और मतलब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। इसके बाद है फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए हमें। ये फॉलिक एसिड भी हमारे शरीर को एनीमिया से बचाएगा। ठीक है, इसके अलावा है कुपोषण वाले रोगी को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देनी चाहिए। कितनी गोलियां देनी है? 100 गोलियां देनी है 100 दिन के लिए, और हर एक गोली रोज रात को खाने के बाद। ठीक है, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक खाना है। इसके बाद चिकित्सक से परामर्श लेना है। अगर शरीर में फिर भी कमी है खून की तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? क्या क्या हमने ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में देखा, उपचार तथा रोकथाम में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो बी अलर्ट, हर जगह से आपको क्वेश्चन आ सकता है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो।
एनीमिया तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है, एनीमिया काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है। इससे नॉर्मल वैल्यू ही पूछ ले, इसके उपचार पूछ लें, इसके लक्षण पूछ लें, पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें हम ये करेंगे इसका ट्रीटमेंट एंड यानी उपचार और इसका रोकथाम कैसे क्या क्या करेंगे इसमें। इसमें पहला है यहाँ पर कि जो मलेरिया है या परजीवी कीड़ों के कारण अगर एनीमिया है तो उसको पहले हम रोकेंगे, उसका इलाज करेंगे, पहला काम। ठीक है, रिवीजन कर रही हूँ, सारे लोग ध्यान से समझिए। उसके बाद लौह तत्वों को सेवन करें, विटामिन ए और सी भी लेना है, इससे भी शरीर में इम्यूनिटी आता है और खून की कमी को हम कम करते हैं, मतलब रोकते हैं। इसके अलावा जो किशोरी और गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 100 दिन तक आयरन फॉलिक एसिड का रोज़ 1 गोली देना है रात को खाने के बाद। इसके बाद जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचना है, 2 बच्चों के बीच गैप रखना है। खाने के बाद चाय नहीं पीना है क्योंकि जो पोषक तत्व खाने में होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है। काली चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना है, संक्रमण से बचना है, स्वच्छ पानी पीना है। यदि हुकवर्म हो आपके एरिया में तो नंगे पैर खेतों में ज़मीन पर नहीं चलना है। खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, फॉलिक एसिड लेना चाहिए और कुपोषण वाले रोगियों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देनी चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा आप लोग, अब एनीमिया हो गया, टॉपिक ख़त्म। और ये काफ़ी सिंपल था टॉपिक, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं था, कोई ऐसा, ये तो हम लोग आम नॉर्मल डेज में भी जानते ही हैं। क्लियर है सभी को? एनीमिया पे कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल वैल्यू याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए कि मेल में होता है 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 11.6 से 15। ठीक है, चलिए तो एक बार पूरी टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, अच्छे से समझिए। देखिए एनीमिया क्या है? इसका मतलब होता है शरीर में खून की कमी, जिसमें हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में मतलब खून की मात्रा को बताता है। तो हम हीमोग्लोबिन के बेसिस पे कहते हैं कि किस इंसान को एनीमिया है। नॉर्मल मेल और फीमेल में यहाँ पर आपको दे दिया है एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल, कि नॉर्मल मतलब पुरुषों में नॉर्मल कितना लेवल रहेगा और फीमेल में कितना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बताया कि एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी। यह तब होगा जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा नष्ट हो जा रहा है। इसका नष्ट बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो इसके अंदर जो ये हीमोग्लोबिन है ये भी नष्ट हो जाएगा और फिर एनीमिया हो जाएगा। किशोरावस्था और रजोवृत्ति के बीच में आयु में एनीमिया सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में, किशोरावस्था में और अर्ली एडल्टहुड में एनीमिया होने के ज़्यादा चांस होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वजह से। 80% जो हमारे इंडिया में गर्भवती महिलाएं होती हैं वो पीड़ित होते हैं, एनीमिया से पीड़ित होते हैं। ठीक है, जो फीमेल होते हैं ना, हाँ फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं ना वो एनीमिया से पीड़ित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंट है कि गर्भवती महिलाओं को बढ़ते शिशु के लिए भी रक्त निर्माण करना पड़ता है, इसीलिए उनमें एनीमिया के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं।
गर्भवती महिलाओं के बारे में दिया था। इसके अलावा दिया है कि एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण महिलाओं को अन्य बीमारियों से की संभावना अधिक बढ़ जाती है। शरीर में कमजोरी रहेगा तो फिर उसको और भी बीमारी हो सकता है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की प्रसव के दौरान मरने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि प्रसव के दौरान ब्लीडिंग होता है बहुत ज़्यादा, उसके वजह से मदर शॉक में चली जाती है और डेथ भी हो सकता है। एनीमिया के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, जैसे त्वचा का सफ़ेद दिखना, जीभ, नाखूनों और पलकों के अंदर सफ़ेदी, कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट, चक्कर आना विशेषकर लेटकर और बैठकर, ठीक है, बेहोशी होना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे एवं पैरों में सूजन दिखाई देना, ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। इसके अलावा हमने कारण समझा था कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि एनीमिया होता है। इसमें सबसे प्रमुख कारण होता है लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन न करना, ठीक है। अगर हम सेवन ही नहीं कर रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, तो शरीर में बनेगा कैसे उतना आयरन। इसके अलावा जब मलेरिया हो जाता है बीमारी, तो इससे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स मर गए यानी हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, और जिसको हम एनीमिया कहते हैं। किसी भी कारण अगर रक्त की कमी होगी शरीर में, मान लीजिए कि शरीर में खून निकल रहा है दुर्घटना से, चोट से, घाव से, तो उससे भी एनीमिया होता है। अगर शौच, उल्टी, खांसी, इन सब से खून निकल रहा है तब भी एनीमिया होगा। अगर पीरियड्स आए हैं उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, उससे भी एनीमिया होगा। पेट के कीड़ों के कारण अगर खूनी दस्त निकल रहा है तो भी एनीमिया होगा। अगर पेट में अल्सर है और ब्लीडिंग हो रहा है तो भी एनीमिया होगा। अब हम जानेंगे उपचार तथा रोकथाम, कैसे हम एनीमिया को रोकेंगे। तो इसके लिए हम जो मलेरिया या परजीवी कीड़ों के कारण अगर होगा तो उसको सबसे पहले इलाज करेंगे। इसके बाद इंसान को लौह तत्व युक्त चीज़ें देंगे सेवन करने के लिए। विटामिन ए और विटामिन सी खाद्य पदार्थ में देंगे। गर्भवती और किशोरी लड़कियों के लिए 100 दिन तक आयरन फॉलिक एसिड की एक टैबलेट रोज रात को खाने के बाद देंगे। जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचने के लिए कहेंगे। 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए। भोजन के बाद चाय लेने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको नष्ट कर देता है। इसके अलावा काली चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना है। संक्रमण से बचना है। शुद्ध पेय लेना है, पेयजल। यदि आपके क्षेत्र में हुकवर्म काफ़ी मात्रा में है तो नंगे पैर खेतों ज़मीन पर चलना होगा। खाना लोहे की कढ़ाई में पकाना है। फॉलिक एसिड देना है। कुपोषण वाले रोगी को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दे देंगे। हरे साग सब्जियों को खाने के लिए कहेंगे, और अगर बहुत सीवियर रहा तो उसको चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए बोलेंगे। इस तरह से हम एनीमिया को उपचार कर सकते हैं और उसको हम और ज़्यादा सीवियर होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एनीमिया टॉपिक क्लियर। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि किन्हीं को कोई भी डाउट है यहाँ तक। कमेंट कीजिए यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट है। एनीमिया क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े। ये एनीमिया टॉपिक तो क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन पूछ लूँ एनीमिया से। चलिए, आप लोग एनीमिया में सिर्फ ये चीज़ बता दीजिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल एंड फीमेल, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेन में, चलिए मेल लिखती हूँ, मेल और फीमेल, बताइए नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा। कमेंट कीजिए सारे लोग।
ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये जो मात्रा है ना, ये भूल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एग्ज़ाम टाइम में आप लोग भूल सकते हो, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, मेल में कितना होगा? 13, 13.22, 16.6। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में कितना? 11 से लेकर 15 तक। 11 पॉइंट क्या था? 6 था, 5 है, 5 या 6 मानकर चलिए, इतना ग्राम पर डेसीलीटर। इसमें भी ग्राम पर डेसीलीटर कर लीजिए। ठीक है, मेल और फीमेल क्लियर हो गया? मेल और फीमेल क्लियर हो गया सभी को? ये याद रहना चाहिए। और जो कारण है, लक्षण है, उपचार है, वो सब समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग एक और टॉपिक कर लेते हैं, शॉर्ट में ही है, छोटा ही टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसलिए हमारा आज का टॉपिक दूसरा टॉपिक है, ये है हाइपरटेंशन। इसी को हिंदी में हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जिसमें क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। कमेंट कीजिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल बीपी कितना होता है? कमेंट करेंगे सारे लोग। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? कमेंट कीजिए। ठीक है, 120/80, 120/80 इसका एक यूनिट क्या होता है? ब्लड प्रेशर को हम किस यूनिट में मापते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ Hg। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उच्च रक्तचाप, यानी जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए उसको हम उच्च रक्तचाप कहेंगे, बीपी जब बढ़ जाए। चलिए देखते हैं। उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है, इसका अर्थ होता है कि आपूर्ति धमनियों में दबाव जितना होना चाहिए उससे अधिक। जो हमारे आर्टरी हैं उसमें जो प्रेशर है, उसमें जो दबाव है, ये प्रेशर अगर अधिक हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर उच्च रक्तचाप को मतलब ये नहीं होगा। उच्च रक्तचाप को हम मतलब हाइपरटेंशन कह सकते हैं, दूसरा नाम। अब कितना से ज़्यादा होना चाहिए? तो ये 130 से 80, 130/80 से अगर ज़्यादा है ब्लड प्रेशर तो उसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, उच्च रक्तचाप का आमतौर पर कोई संकेत या दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए यह खतरनाक होता है, क्योंकि इसका मतलब आप नॉर्मल हो, यू आर लुकिंग नॉर्मल, आप देखने में तो लग रहे हो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन आपका बीपी बढ़ा हुआ है। और जब बीपी बढ़ा हुआ है तो समझिए वो कितना खतरनाक है, डेंजरस है। नस फट सकता है, दिमाग में नस फट सकता है और इंसान को हेमरेज के वजह से डेथ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर डिजीज से के नाम से जानते हैं। इसको हम साइलेंट डिजीज, साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल चुपके से ही जान लेता है, ना उसका कोई सिम्टम दिखेगा ना कुछ दिखेगा, अचानक से बीपी बढ़ेगा और हेमरेज होगा, नस फटेगा और इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है हाइपरटेंशन को। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर को दूसरा नाम क्या होता है, साइलेंट किलर डिजीज, या पूछेगा कि साइलेंट किलर किसको कहते हैं, तो वो है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब चलिए, अगर ब्लड प्रेशर 90/60 हो जाए, इससे भी कम हो जाए, तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। लो, हाई हमने देखा 130/80 या 140, कहीं कहीं 140/90 होता है, बट आप याद रखो 130/80। और लो कब कहेंगे, लो बीपी कब कहेंगे, जब 90/60 से कम होगा। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से ज़्यादा और 120/80 से कम है, तो आपकी स्थिति क्या होगी, स्वस्थ और आदर्श मानी जाती है। नॉर्मल और आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 होता है, लेकिन अगर इस रेंज में है 90 से 60 से लेकर 120 से 80 के बीच में है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आइडियल है, सबसे आदर्श है। ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर 120 से 140, मतलब 120/80 से 140/90 के बीच में है, तो इसको हम सामान्य रक्तचाप मानेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम ब्लड प्रेशर हाई नहीं बोलेंगे, सामान्य ही कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अगर 140/90 से ज़्यादा हो जाएगा, तब इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, 140/90 से ज़्यादा हो जाएगा बीपी, तब इसको हम क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, हाई ब्लड प्रेशर में क्या लक्षण दिखाई देता है कि जैसे ही बीपी हाई होगा, उसमें सांस फूलने लगेगा, थकान या भ्रम, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, छाती में दर्द होगा क्योंकि ये हार्ट प्रॉब्लम है, पसीने आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगा, धुंधला सा नजर आएगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उल्टी आएगा। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगा, अनियमित दिल के धड़कन होने लगेंगे, यानी कि जो दिल का धड़कन है वो कैसा होगा, अनियमित होगा, अचानक से ज़्यादा प्यास लगने लगेगा, गला सूखने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, छाती, गर्दन और कान में तेज पेन होगा। जो हार्ट के साइड का छाती, मतलब हार्ट के साइड का जो गर्दन रहेगा और जो कान रहेगा, उस साइड में क्या होगा, बहुत तेज दर्द होगा। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं जब बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, सभी लोग बताइए। सांस फूलने लगेगा, थकान या भ्रम होगा, छाती में दर्द होगा, पसीने आने लगेंगे, घबराहट होगा, धुंधला सा नजर आएगा, उल्टी आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, दिल की धड़कन अनियमित रहेगा और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, छाती, गर्दन या कान में तेज दर्द होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे कि क्या इसके कारण हैं, क्यों होता है बीपी बढ़ता है। तो जब इंसान स्मोकिंग करता है ना, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंसान बहुत मोटा ताज़ा हो, ठीक है, मोटा हो, ताज़ा तो क्या ही होगा, मोटा हो, वजन उसका बढ़ा हो, शारीरिक गतिविधि जिसका कम हो, बैठे रहता हो, सेडेटरी लाइफ स्टाइल है, बैठा हुआ है, बैठे बैठे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अगर नमक का सेवन कर रहा है, शराब पीता है, तनाव, स्ट्रेस बहुत ले रहा है, और अगर किडनी की प्रॉब्लम है, गुर्दे की पुरानी बीमारी है, तो ऐसी स्थितियों में बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसी स्थितियों में बीपी बढ़ जाता है। कौन कौन सी स्थिति है, कमेंट कीजिए, बिना चीटिंग किए। देखना नहीं है, एक बार आप लोग देख लो, चलो एक बार देख लो, फिर आप लोग बताना क्या क्या है। धूम्रपान, वजन ज़्यादा होना, शारीरिक गतिविधि का अभाव,
बहुत ज़्यादा नमक सेवन करना, शराब पीना, तनाव में रहना, अगर गुर्दे यानी कि किडनी की पुरानी बीमारी है तो ऐसी स्थितियों में बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसी स्थितियों में बीपी बढ़ जाता है। क्लियर है बात? यहाँ तक सभी को क्लियर? हाँ ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए, आप लोग बताइए क्या क्या कारण होते हैं जिसमें बीपी बढ़ जाता है। और सोचिए, अगर ये कारण जिन किसी को भी आप देखो, बिल्कुल उसको रोकना है, बताना है कि इससे क्या दिक्कत हो सकता है। और बीपी बढ़ने का मतलब बहुत ही बुरा हालत होता है। बीपी बढ़ना, एक तो ज़िंदगी भर का दवा लो, और अगर दवा छूटा तो बीपी इतना बढ़ जाता है कि फिर इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि नस फट जाता है। ठीक है, तो ये है कंडीशन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सही है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, सभी का आ रहा है। तो आप लोग जैसा बता रहे हो, क्या क्या कारण बता रहे हो, स्मोकिंग, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, आराम से जो जिनका वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेडेटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, बैठे बैठे वाला काम करना है, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जिनका कम है, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत जो स्ट्रेस लेते हैं ना, उनका भी बीपी बढ़ जाता है। क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब हम निवारण देखेंगे कि कैसे हम ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीज़ों को हमें पालन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिनको पालन करना है। सबसे पहले, जिन लोगों का हाइपरटेंशन की समस्या है, जिनको भी बीपी बढ़ा हुआ है, तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। हाइपरटेंशन की समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। अगर जो भी डॉक्टर कुछ भी एडवाइस कर रहे हैं कि नमक कम लीजिए, आराम कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सारा कुछ फॉलो करना है। इसके अलावा जिन दवाइयों को लिखते हैं डॉक्टर, उन दवाइयों को रेगुलर बेसिस पे लेना है, रोज़ लेना है। ठीक है, समय समय पर अपने रक्तचाप का मापन भी करवाते रहना है, ताकि पता चले कि बीपी मेंटेन है या नहीं है। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई अन्य इलाज चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी चीज़ का या दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को संपूर्ण बात अवश्य बताना है। ठीक है, कोई भी अगर दवा पहले से आप लोग ले रहे हैं जो पेशेंट है, तो डॉक्टर को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि मैं पहले से इस बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ, ये दवा ले रहा हूँ, ये सारी बातें। क्लियर है? इसके अलावा चिकित्सक हाइपरटेंशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए दवाएं देंगे। यदि दवाओं से आराम नहीं होगा तो समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के लिए सलाह देंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, जैसे बीपी बढ़ रहा है और उसके लिए दवा मिला, लेकिन फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं है, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, अपने हृदय का चेंज करवाना पड़ेगा। बाहर से हार्ट ट्रांसप्लांट, पेस मेकर वगैरह लगता है तो वो करवाना पड़ेगा। क्लियर है बात? बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? क्या क्या करेंगे जब बीपी बढ़ा हुआ रहेगा? तो सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलना है, जो भी डॉक्टर बताएंगे उसको फॉलो करना है। ठीक है, जो दवा देंगे उसको समय पर लेना है, अपना बीपी चेक करवाते रहना है, और अगर कोई इलाज पहले से चल रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर बताना है। और अगर दवा से भी ठीक नहीं होगा बीपी, तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। क्लियर है बात? चलिए, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे मुझे कि किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं, किस तरह से हम निदान कर सकते हैं हाइपरटेंशन का। कमेंट करके पॉइंट्स में बताइए।
यहाँ पर पॉइंट्स में बताइए किस तरह से बीपी को हम उपचार करेंगे, निदान करेंगे। सारे लोग बताएंगे, तभी आज का क्लास होगा एंड। सारे लोग बताइए, 2-2 पॉइंट ही बताइए। चलिए ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसा आप लोग बता रहे हैं कि इसका क्या क्या होता है निदान, जो भी डॉक्टर्स को फॉलो करना है, डॉक्टर्स, ठीक है, इनको दिखाना है, पहले जाकर इनसे परामर्श लेना है, जो भी दवाएं देंगे उसको समय पर लेना है, मेडिसिन्स को लेना है, ठीक है, बीपी चेक करवाना है, टाइम टू टाइम बीपी चेक करवाना है, और सारा कुछ ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन, जो पहले से अगर कोई मेडिसिन चल रहा है उसके बारे में बताएंगे डॉक्टर को। अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट को चेंज करवाएंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट। क्लियर है सभी को? बताइए, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक किए। एनीमिया के बारे में हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा। उसके अलावा हमने हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल से पढ़ा। इन 2 टॉपिक्स को आज की क्लास में किया, और इन्हीं टॉपिक्स के साथ आज का क्लास जो है चैप्टर 11, ये चैप्टर 11 जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्लास होने के बाद एक बार अच्छे से पूरे एक बार पढ़िए, और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर चल रहा है क्लासेस, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो। जब आप क्लास के बाद पढ़ोगे, रिवीजन करोगे और कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से, और आज के क्लास के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, डू स्टडी, बी हैप्पी। ओके।